हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएससी बाय डीसी सर। इस चैनल पर हमने निशुल्क शिक्षा के माध्यम से मार्गदर्शन की शुरुआत की। खैर वो अलग बात है कि आप सब लोग इसे सब तक नहीं पहुंचाना चाहते। हमारा उद्देश्य तो निशुल्क रूप से सब तक पहुंचना था, हर एक बच्चे को निशुल्क शिक्षा मिले, यह हमारा मूलभूत उद्देश्य था। खैर कोई बात नहीं। इस सीरीज में जिसे हम जीके संजीवनी के नाम से जान रहे हैं, इसमें हम लूसेंट की किताब को क्रमबद्ध रूप से पढ़ते हैं। इस जीके संजीवनी के माध्यम से हम उन स्टूडेंट्स को संजीवनी प्रदान करने की कोशिश करते हैं जो बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो मूल रूप से पढ़ाई करते हैं, याद नहीं करते। मूल आधार होता है याद करना। उस 3 घंटे में जो एग्जाम का समय है, में आपको जो याद है वही आप उस पेपर में कर पाते हैं, जो याद नहीं है वो रह जाता है और उसी बात की परीक्षा होती है। इसीलिए ये महत्वपूर्ण सीरीज है और इसका ये नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम गुप्तकालीन स्वर्णकाल या गुप्त काल को स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है और गुप्तों के प्रशासन की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम मूल टॉपिक पर आते हैं, जिसमें हम गुप्त प्रशासन की बात करेंगे। गुप्त प्रशासन अर्थात गुप्तकालीन प्रशासन। इस काल में 2 चीजें होती हैं। एक तो हिंदू धर्म जो है वो अपने नए स्वरूप में आता है। हमने पिछले क्लासेस में देखा कि बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, जैन धर्म का जन्म हुआ और भी अनेक शाखाएं बनी, लेकिन हिंदू धर्म का जन्म पहले ही हो चुका था सनातन के नाम से। उस सनातन धर्म में अब हिंदूवाद या हिंदू व्यवस्था का जन्म होता है और उसे हिंदू नाम दे दिया जाता है। यहाँ पूरी तरह हिंदू शब्द का उपयोग शुरू होता है। गुप्त जो कि कुषाणों के सामंत थे, हमने कोडिंग के माध्यम से पिछले वीडियो में अलग अलग राजाओं के बारे में बात की। उनके जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे, उनको कोडिंग के माध्यम से याद किया। कुछ लोगों ने कहा कि सर हरिशेन इसमें नहीं आएगा, उस पर भी आज हम बात करेंगे, उस पॉइंट्स को, उस समस्या को क्लियर कर लेंगे। चलिए मूल रूप से आज हमें क्या पढ़ना है। इसे स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत सारा, इसे किसका स्वर्णकाल कहा जाता है? साहित्य का स्वर्णकाल। और साहित्य का स्वर्ण उस जमाने को कहा जाएगा जिसमें बहुत सारा साहित्य रचा गया हो, लिखा गया हो, बनाया गया हो। तो इस गुप्त काल में साहित्य के क्षेत्र में इतनी ज्यादा वृद्धि होती है जितने आज तक इतिहास में कभी नहीं हुई थी, इसलिए इसे साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया। अब हमें वो रचनाएं, वो साहित्य याद करना है जो इस काल में लिखा गया। शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध, भारत का शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध कालिदास, ये बहुत सारी रचनाएं जो हैं वो लिखते हैं और इन्हीं के कारण अनेक रचनाओं या अनेक कलाओं का जन्म साहित्य में हुआ। संस्कृत के प्रमुख नाटककार के रूप में भी इनको जाना जाता है। इनकी रचनाएं हम 2-2 के ग्रुप में याद करें। इन दोनों का एक ग्रुप बना लो, इन दोनों का एक ग्रुप बना लो और इन तीनों का एक ग्रुप बना लो। कुल मिलाकर 7 रचनाएं कालिदास ने लिखी, जिसमें से 2 जो है वो ऋतु या प्रकृति के बारे में, याद रखना 2 जो है वो प्रकृति के बारे में। एक बार ब्लैंक पेज पर इसे मैं बताऊं कि कालिदास की कुल 7 रचनाएं हैं और उनके नाम हमें कोडिंग के माध्यम से नहीं रटना है, हमें ग्रुप बनाने हैं। 2 रचनाएं प्रकृति से संबंधित है, जिसमें एक है ऋतु संहारम। क्या है? ऋतु संहारम। और दूसरी है मेघदूतम। बस ये 2 चीजें हमें प्रकृति से रिलेटेड याद हो जाए, हो गई होगी याद। आगे बढ़ते हैं। 2 जो रचनाएं हैं वो भगवान के नाम से रिलेटेड हैं या भगवान के नाम पर या भगवान की जीवनी पर आधारित हैं। शंकर भगवान के पुत्र कार्तिक कुमार की जो रचना है उसे कुमार संभवम कहा गया और राम भगवान के जीवन चरित्र पर लिखी गई रघुवंशम लिखी गई या रघुवंशम के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो 2 रचनाएं भगवान के नाम से प्रसिद्ध है। फिर इन्होंने 3 रचनाएं जो उस समय के राजा हुआ करते थे उन पर लिखी। उस समय के राजाओं पर इन्होंने पहली लिखी अभिज्ञान, अभिज्ञान शाकुंतलम, मतलब राजा शकुंतला और उस समय के एक प्रसिद्ध राजा की घटना या प्रेम प्रसंग को दर्शाया गया, अभिज्ञान शाकुंतलम।
ये याद रखना। शकुंतला इसमें बहुत महत्वपूर्ण पात्र थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट अब कहानी है। इसके जैसा उन्होंने एक विक्रमो वर्षियम लिखा, विक्रमो उर्वशी। उर्वशी इंद्र की एक अप्सरा का नाम है और विक्रम जो है वो एक राजा का नाम है, पुरुरवा राजा रहता है वैसे। ये तीसरी रचना जो इनकी और हमें याद रखनी है वो है मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रमोवर्षियम। तो मालविका जो है उसकी मालविका अग्निमित्रम। तो अग्निमित्र जो है वो एक राजा होता है गुप्त काल का। इनके बारे में अर्थात राजाओं के प्रेम प्रसंगों के बारे में जो वर्णन है वो यहां मिलता है। अर्थात राजाओं की घटनाएं 3 ग्रंथों में, 2 में भगवान और 2 में प्रकृति, ऐसे 3 चीजों का कॉम्बिनेशन इन्होंने जमाया। अब आपको कालिदास याद रखना हो तो बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना कि 2 में प्रकृति है, 2 में भगवान है और 3 में राजा है, विक्रमोवर्षियम। अब इनका कोड बनाया जा सकता है, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम को ए कह दीजिए, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान याद हो गया होगा पहला। फिर मालविका अग्निमित्र, तो मालविका कर लीजिए, याद रख लीजिए। अब ज्ञान जो है वही आज की तारीख में माल कमाने का साधन है, और विक्रमोवर्षियम, ठीक है, विक्रमो उर्वशियम, उर्वशी। तो उर्वशी जो है, उर्वशी जो अप्सरा है। अब इस शब्द से आप जोड़ लीजिए इन तीनों को, मैं जोड़ूंगा तो हो सकता है कोई कमेंट करके कुछ कहे। 2 जो है भगवान के नाम पर है, तो राम के नाम पर, और कुमार जो कार्तिक हैं उनके नाम पर, और 2 मेघदूतम और ऋतु संहारम प्रकृति के नाम पर है, क्योंकि ऋतु अगर बदलती है तो बादल भी बदल जाते हैं। तो ऋतु और मेघ दोनों का लेना देना है। हमने सबसे पहले कालिदास की 7 रचनाओं को याद कर लिया, रट लिया, याद ही कर लेना किसमें क्या लिखा है। जब ये हम मध्य प्रदेश पढ़ेंगे तब डिटेल में बताऊंगा। ये सारी किताबें मैंने पढ़ी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक रचना याद करते हैं कि और कौन कौन सी किताबें गुप्त काल में लिखी गई। विशाख दत्त, यहां लिखिए मुद्रा राक्षस। अब देखो देखो यहाँ नाम क्या है, मुद्रा राक्षस, मतलब मुद्रा से बना हुआ राक्षस। तो राक्षस के तो बड़े बड़े दांत होते हैं ना, बड़े बड़े दांत वाला, बड़े बड़े राक्षस जैसे दांत। तो ये दांत में दत्त हो गया, तो राक्षस के क्या है, दांत हैं, ठीक है, याद हो गया होगा। देवी चंद्रगुप्तम, अब राक्षस को कौन मारेगी, देवी। बड़े बड़े दांत वालों को बड़े बड़े दांत की देवी ही मारेगी। तो देवी जो है उस राक्षस को मारने के लिए लाई गई। तो देवी चंद्रगुप्तम और विशाख दत्त, ये दोनों एक साथ में जुड़ जाएगा। अगला है काव्य दर्शन। अब देखो, अगर आपको मैं पढ़ा रहा हूं और आपने काव्य का दर्शन नहीं किया तो मैं दंड दे दूंगा आपको। तो काव्य दर्शनम क्या है, काव्य जो है वो दंडिन की किताब है, दंडिन ने लिखी रचना है। तो काव्य का दर्शन नहीं करने पर दंड मिल जाएगा। आगे 10 कुमार, तो 10 चंकट पढ़ेंगे या 10 झपट पढ़ेंगे दंड में, ये 3 चीजें आपस में जोड़ लो। काव्य का दर्शन नहीं किया तो 10 बार दंड मिला, ये हमें जोड़ लेना है। या 10 प्रकार से दंड मिला, 10 डंडे पड़े, ऐसा कुछ भी बोल लो, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वप्नवास दत्ता, किताब का नाम है स्वप्न। स्वप्न, सोने में या सपने में हम जो भी करते हैं, उठ करके उसके बारे में हमें हंसी आती है ना, हमें आभास होता है कि हमें स्वप्न हुआ था, या सपने में भी हमें क्या होता है, चीजों का आभास होता है। तो स्वप्न में हमें क्या होता है, आभास होता है। क्या होता है, आभास। तो हटा देना, भास इसके लेखक है, स्वप्नवास दत्ता के। आगे चारू, अब कोई भी सपना देखेगा तो अच्छा चारू का ही सपना देखेगा ना, चारू किसी लड़की का नाम बना लो, सुंदर सी एक लड़की है जिसका नाम है चारू। तो चारू जो है वो हमने आभास कराती है सपने में। तो आभास जो है उसमें से भास निकाल लेना, भास इनके लचीता है। मैं कुल मिलाकर के आपको याद कराने के लिए कुछ कोडिंग कनेक्टिंग प्रोसेस का उपयोग कर रहा हूं। आप मेरे साथ इसे 2-3 बार अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो गारंटी है आपके दिमाग में ये सब चीजें सेट हो जाएगी। स्वप्नवास दत्ता में फिर भास ही आएगा नाम, और कोई नाम नहीं आएगा। चारू, चारू में भी कौन आएगा, आभास ही नाम आएगा। आगे बढ़ते हैं। किराता अर्जुनियम, देखो किराता अर्जुन, ये किरात और अर्जुन के बीच में जो घटना घटित होती है उसका वर्णन करते हैं भारवी। अब देखो, अपना जो अर्जुन था महाभारत का, या अर्जुनियम है ना, तो अर्जुन जो है
वो हमेशा कैसा अपने कंधे पर वो जो तीर छोड़ने का एक अस्त्र तैयार रहता था, तीर बहुत सारे अपने कंधे पर टांग करके चलता था, तो बहुत भार उठा करके चलता था, उसको बहुत भारी भारी सा लगता था। तो अर्जुन को क्या लगता था, हमेशा भारी भारी, तो भार भी उसका रचयिता हो जाएगा किराता अर्जुनियम का। योगाचार, क्या किताब का नाम है, योगाचार। अब देखो योग में कभी हमको इधर टेढ़ा होना पड़ता है, कभी इधर टेढ़ा होना पड़ता है, कभी आगे कभी पीछे, ऐसा योग होता है। अलग अलग टाइप से शरीर को झुकाओ, टेढ़ा मेढ़ा करो तो योग हो जाएगा। तो योगाचार में हमको क्योंकि 4 बार अलग अलग तरीके से घूमना पड़ता है, तो असंग हो जाते हैं हम, संग मंग असंग हो जाते हैं ना, शरीर को असंग घुमाना पड़ता है, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते, रावण वध। अब देखो रावण का वध हम हर साल करते हैं, उसका पुतला फूकते हैं ना, तो पुतला जो है भट्टी जैसा फूकते हैं, तो रावण का वध वत्स भट्टी। अब ये क्या हो गया, भट्टी, तो रावण का पुतला बना और भट्टी में उसको जला दो, तो रावण के पुतले को, रावण का वध कैसे होगा, भट्टी में होगा, तो वत्स भट्टी नाम हो जाएगा। अमर कोश, नाम ही अमर कोश है, तो अमर सिंह ने लिखी, किसने लिखी, अमर सिंह ने अमर कोश लिख दी। चंद्र व्याकरण, क्या नाम है, चंद्र व्याकरण। चंद्र व्याकरण किसने लिखी, चंद्र ने लिखी, चंद्र व्याकरण चंद्र गोमिन ने लिखी है। विशुद्धि मग्ग, विशुद्धि मग्ग जो है वो अश्वघोष के रचयिता बुद्ध घोष की रचना है। हमने अश्वघोष का नाम सुना है ना, अश्वघोष, इन्होंने कौन सी किताब लिखी है, आप कमेंट करके बताना। ऐसे यहाँ बुद्ध घोष है, उन्होंने क्या लिखी है, विशुद्ध मग्ग, विशुद्ध मग्ग किताब लिखी है बुद्ध घोष ने। वृहत संहिता, वृहत संहिता जो है, वृहत नाम क्या है, वृहत, और वराह, वराह का मतलब भी होता है बहुत बड़ा। जब भगवान ने वराह अवतार लिया तो अपने शरीर को बहुत बड़ा कर लिया था, तो इसीलिए उस अवतार को वराह कहा गया। तो वराह का मतलब होता है बड़ा, और बड़ा का एक और पर्यायवाची शब्द है वृहद। तो वृहद संहिता किसने लिखी, वराह ने लिखी। ब्रह्म सिद्धांतिका, ये आर्यभट्ट की है, जिसमें हमने जीरो की खोज भी की थी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आर्यभट्टिका जीरो की खोज ब्रह्म सिद्धांतिका कहलाती है। अब पंच सिद्धांतिका मतलब 5 सिद्धांत है, ये वराह मिहिर की किताब है। आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की किताब है। सूर्य सिद्धांतिका भी आर्यभट्ट की किताब है। न्यायावतार सिद्ध सेन की किताब है, ये भी नाम याद रख लेना। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की किताब है। ये विष्णु शर्मा की किताब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसी में जातक कथाएं हैं, और वो जातक कथाएं किस रूप में चलती है, एक बड़ी कहानी में एक अंदर और कहानी, फिर उसके अंदर एक और कहानी, फिर उसके अंदर एक कहानी, तो हमको शर्म ही आ जाती है ना, नींद आ जाती है। तो ये जो जातक कथाएं ये पंचतंत्र कहलाती हैं। नीति शास्त्र ये कामंदक ने लिखी है। कामसूत्र वात्स्यायन ने लिखी, याद कर लेना, आराम से याद हो जाएगी। ये चरक संहिता चरक ने लिखी, और मच्छर काटना खाए शूद्रक ने लिखी। तो मच्छर काटना खाए शूद्रक की किताब है मच्छकटिकम, नाम याद रखना, मच्छकटिकम बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। ये बहुत सारी महत्वपूर्ण रचनाएं इस गुप्त काल में रची गई, इसीलिए इसे साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया। हम इस इतने पोर्शन को हमने 30 किताबें पढ़ाई है आपको, 30 बुक के नाम पढ़ाए। आपको याद रखना है कि ये सारी किताबें गुप्त काल में लिखी गई, और इस गुप्त काल में उनकी किताबों के नाम और उनके लेखकों के नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे, वीडियो को पॉज करके रिटर्न करके, जैसा आपको उचित लगे याद करना, इसको रटना है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। आर्थिक उपयोग के आधार पर भूमि जो थी, जमीन जो थी, उसे अलग अलग नाम दिया गया। जो जमीन खेती की जाती थी जिसपे, उसे क्षेत्र कहते थे। क्षेत्र किसे कहते थे, क्षेत्र। कृषि करने वाली भूमि को या कृषि योग्य भूमि को क्या कहते थे, क्षेत्र। जहां पर इंसान रहता है उसे कहते थे वास करने वाली भूमि को वास्तु कहते थे। क्या कहते थे, वास्तु। वास्तु देखते हैं ना हम, घर का रहने से पहले। चारागाह भूमि, जिस पर चारा उगाया जाता था और पशु उस चारे को खाते थे, उसे चारागाह भूमि कहते थे। सील किसे कहते थे, ऐसी जमीन जो कि खाली पड़ी हो, जिसपे ना तो अनाज उगे, ना कोई इंसान रहता हो, ना पेड़ पौधे उगते हो, खाली पड़ी बंजर भूमि को हम कहते थे सील। तो उसको तो सील कर देते हैं ना हम। देखो बंजर भूमि जो है उसे आप सील कर दो, पड़ी रहेगी। वैसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं है उसे कहेंगे सील, उस पर सील लगा दो, जोत ही नहीं सकते इसको। आगे बढ़ते हैं। अप्रहत, ये नाम याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अप्रहत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी, जिसमें पेड़ लगते थे, पेड़ पौधे जंगल में, जंगल का रूप जो धारण कर लेती थी, अप्रहत कहलाती थी।
तो ये 5 प्रकार की भूमि जो है उस जमाने में हुआ करती थी गुप्त काल में। ये पॉइंट क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, आपका दिमाग खराब हो सकता है कि सर ऐसी क्यों चीजें पढ़ा रहे हो। देखो क्या होता है कि यहां से एक एक शब्द आ जाता है। सील किसे कहते थे या सील किस काल की शब्दावली है, तो सील जो है वो गुप्त काल की शब्दावली है, जिसका मतलब होता था ऐसी भूमि जो खाली पड़ी हुई है, जिसको सील कर दिया गया है। फिर वृहत किसे, अपृहत किसे कहते थे, जो जंगली भूमि होती थी। चारागाह भूमि, जहाँ चारागाह वास्तु जहां लोग रहते हो, और क्षेत्र जिसमें खेती की जाती हो, ऐसे याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में जो साम्राज्य था वो किस रूप में था। देखो पूरा जो भारत का साम्राज्य है, भारत पर एक ही राजा का कब्जा हो गया। छोटे छोटे हिस्सों पर अभी छोटे मोटे राजाओं का कब्जा है, लेकिन ज्यादातर हिस्सों पर, इस हिस्सों पर गुप्त जो राजा है उनका कब्जा हो चुका है। तो ये गुप्तों का जो राज्य था उसे हम देश कहते थे। क्या कहते थे? देश। ये देश जो है वो छोटे छोटे भुक्ति में बटा हुआ था। किसमें बटा हुआ था? भुक्ति, और भुक्ति को ही प्रांत कहते थे। तो संपूर्ण जो साम्राज्य था वो छोटे छोटे देश या भुक्ति या अवनी, इन नामों में या इन नाम की इकाई में बटा हुआ था। जैसे वर्तमान में पूरा भारत देश जो है, भारत देश किसमें बटा हुआ है? राज्यों में बटा हुआ है ना। हम अगर पूरे भारत का नक्शा बनाएंगे तो उसमें हमको मध्य प्रदेश अलग से दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। तो पूरे भारत में जैसे मध्य प्रदेश है, और ऐसे ही छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात ऐसे हैं, ऐसे यहाँ पर देश या भुक्ति या अवनी हुआ करते थे, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं जिन्हें प्रांत कहा जाता था। फिर ये जो देश हुआ करते थे या भुक्ति हुआ करती थी वो छोटे छोटे विषय में बटे हुए थे, जिनको जिला कहते थे। इसका प्रमुख विषयपति कहलाता था। क्या कहलाता था? विषयपति। विथि होता था उसके छोटा, जैसे तहसील कहते थे। विथि जो होता था उसका विथि नामक, विथिक नाम का अधिकारी उसका प्रमुख होता था। उससे छोटी इकाई पेट होती थी, जैसे टप्पा होता है ना, टप्पा हमारे यहाँ होता है, नायब तहसीलदार जिसका प्रमुख होता है। तो वो गांव को मिलकर बिना बनाई गई एक इकाई होती थी और छोटे छोटे गांव होते थे। तो ऐसे गुप्त काल में प्रशासन होता था। गुप्त काल का जो प्रशासन था वो एक विकेंद्रीकृत प्रशासन था। कैसा प्रशासन था? विकेंद्रीकृत प्रशासन। ये याद रखना। कौन से शासन काल में? जबकि मौर्य साम्राज्य केंद्रीकृत प्रशासन था, गुप्त साम्राज्य विकेंद्रीकृत प्रशासन था। आगे बढ़ते हैं। अब हमें गुप्त काल में जो अधिकारी होते थे, गुप्त काल में जो अधिकारी या विभाग अध्यक्ष होते थे, उनके नाम क्या होते थे वो नाम याद रखना है। सर्वाध्यक्ष। कौन होता था भैया ये सर्वाध्यक्ष? कौन सी खेत की मूली है? तो देखो सर्वाध्यक्ष जो है वो राज्य के सभी केंद्रीय विभागों का प्रमुख अधिकारी होता था। सर्वाध्यक्ष नाम से ही क्लियर है ना, सबका अध्यक्ष, सारे केंद्रीय विभागों का अध्यक्ष हो गया। नाम याद करने की जरूरत नहीं। कुमारामात्य, ये बहुत महत्वपूर्ण पद था। कुमारामात्य पदाधिकारियों के सर्वश्रेष्ठ वर्ग को होता था। जो एक विभाग का, एक डिपार्टमेंट का सबसे ऊंचा अधिकारी होता था, उसे कुमारामात्य कहते थे। तो दो नाम याद हो गए होंगे। महासेनापति। महासेनापति मतलब सेना का सर्वोच्च अधिकारी। महासेनापति है ना, महा मतलब सबसे बड़ा, तो सेनापतियों का भी सेनापति महासेनापति हो जाएगा। महापिलुपति, नाम क्या है? पिलु। अब पिलु जो है वो संस्कृत में गज का पर्यायवाची, गज जो है हाथी होता है, और हाथी को एक भाषा में पिलु भी कहते हैं। इसलिए पिलुपति मतलब गज सेना का प्रधान। क्या हो जाएगा? पिलुपति मतलब गज सेना का प्रमुख। महाअश्वपति, अश्व मतलब होता है, अश्व माने क्या? घोड़ा। तो अश्व सेना का प्रधान या घोड़ों की सेना का प्रमुख कौन होता है? महाअश्वपति। याद हो जाएगा। महासंधि विग्राहक, नाम क्या है? महासंधि विग्राहक। अब महासंधि विग्राहक मतलब संधि क्या होता है? जब दो सेनाएं आपस में लड़े और एक व्यक्ति हार रहा हो, दूसरा जीत रहा हो, और दोनों के बीच संधि हो जाए, समर्पण हो जाए, तो उसे कहते हैं संधि। तो महासंधि विग्राहक मतलब युद्ध और शांति का मंत्री कहलाता था ये। दंडपाशिक, अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में आ चुका है। दंडपाशिक कौन होता था भैया? जो पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसे दंडपाशिक कहते थे। दंडपाशिक माने वो अपनी हथकड़ी में बांध करके आदमी को ले जाए। हथकड़ी कौन बांध कर ले जाता है? पुलिस। तो दंडपाशिक जो है, पाशिक मतलब होता है वो जो हाथ में लगा दी जाती है ना हथकड़ी, वो। तो दंडपाशिक जो है पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी है। और पुलिस विभाग के छोटे अधिकारियों को जाट और भाट कहते थे। क्या कहते थे? चाट और भाट। आप खाने जाते हो ना चाट, वो भाट और चाट जो है वो पुलिस के छोटे अधिकारी होते थे।
विनय स्थिति स्थापक, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी होता था विनय स्थिति स्थापक, ये पॉइंट याद रख लेना भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही हमें एक दो पॉइंट और याद रखने हैं। रण भंडारागारिक, ये क्या है? रण भंडारा। रण मतलब होता है रणभूमि, भंडार मतलब होता है चीजों को आवश्यकता पूर्ति करने वाला है, भंडारण जिसमें चीजें वस्तुएं रखी जाती हैं। तो सैनिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी रण भंडारा अधिकारी कहलाता। महाबलाधिकृत मतलब सैनिक अधिकारी, महाबल, बहुत ताकत होती थी इसलिए सेना में भर्ती कर लिया उसको। महादंड नायक, ये युद्ध और न्याय विभाग का काम देखता था। महाभंडारागारिक, ये राजकोष देखता था। अब देखो इसमें और इसमें डिफरेंस है, यहाँ रण लगा हुआ है और यहाँ महा लगा हुआ है। तो महाभंडारागारिक मतलब कि जो कोष देखेगा, और रण भंडारा अधिकारी मतलब जो सेना के खाने पीने की चीजें देखेगा वो रण भंडारा, और जो सबकी देखेगा वो महाभंडारा। महाअक्षपटलिका, अभिलेख रखने वाला। अक्षपटल माने पट्टी होती, जो आप बच्चा जिस पर पहली बार लिखना सीखता है उसे अक्षपटल कहते हैं। तो उनके रूप में साक्ष्य या अभिलेख रखने का काम करता था ये महाअक्षपटलाधिकारी। ध्रुवाधिकरण, ध्रुवाधिकरण मतलब कर वसूलने वाला। और अग्रहारिक, ये दान विभाग का प्रमुख होता था। आगे से दान दे दो भैया, आगे से क्या कर दो? अग्रहारिक मतलब दान दे दो। इतना याद रख लेना। सारे अधिकारियों उनका क्या क्या काम था, ये सब सारे जितने भी प्रमुख प्रमुख राज साम्राज्य हैं उनका याद रखना है हमें, इसलिए ये भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको। अब हम आते हैं कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल या फिर साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। अब देखते हैं क्यों कहा जाता है। देखो पहला जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट वो ये है कि पूरा भारत देश हिंदू धर्म का देश था, और उस हिंदू धर्म का जो वर्तमान स्वरूप है वो वर्तमान स्वरूप इसी युग में जन्म लेता है, इसी युग में स्थापित होता है। कैसे? हिंदू धर्म के जितने भी 10 अवतार हैं विष्णु के, उनकी रचना इस काल में हुई। 3 जो हमारे प्रमुख भगवान माने जाते हैं, त्रिमूर्ति जिसे हम कहते हैं, त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, जो जिस नाम से जाने जाते हैं ना। तो उन्हीं को उनका जो जन्म या उनकी जो व्यवस्था है या उनके मानने की शुरुआत जो है वो इस युग में होती है। यज्ञ और बलि देने का जो प्रमाण है, वर्तमान स्वरूप है, वो इसी काल में जन्म लेता है। हम जितनी भी कथाएं कहानियां सुनते हैं भगवान की, जितने गणेश की कहानियां सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, या कार्तिक की सुनते हैं, या अलग अलग नारद जी के हमें या इंद्र के हमें अलग अलग प्रसंग मिलते हैं, वो सब इस काल की देन है। इस काल में ऐसी सारी कथाएं घटनाएं रचित हुई। और क्या क्या हुआ इस काल में, तो अब हम अलग अलग सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं, ताकि आप गणित के हिसाब से, मतलब मेंस के हिसाब से और प्री के हिसाब से आंसर कर सकें। गणित में क्या हुआ? तो गणित में तो भैया संख्याएं ही इस काल में रची गई, शून्य का आविष्कार इस काल में हुआ। इसी काल में जो है वो दशमलव प्रणाली, दशमलव का आविष्कार हुआ, यहीं पर पाई की रचना होती है। तो सब कुछ जो गणित का मूल विषय वस्तु है सब इसी काल में जन्मा, इसलिए इसे साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया। और क्यों? तो भैया चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत कुछ हुआ। चिकित्सा का जो आधार है वो आयुर्वेद है, और आयुर्वेद की सबसे प्रसिद्ध किताब जो है वो अष्टांग हृदय है। और अष्टांग हृदय की रचना वाग्भट्ट ऋषि ने इसी जमाने में की। वाग्भट्ट ने आयुर्वेद के लिए अष्टांग हृदय की रचना की थी। और बाकी हमने जो 9 हमने प्रमुख वो देखे हैं, 9 हमने जो रत्न देखे हैं, 9 रत्नों में जो चिकित्सक थे उनकी भी बात यहाँ एड ऑन की जा सकती है। आगे खगोल विद्या, खगोल विद्या मतलब जो ब्रह्मांड विज्ञान है, अंतरिक्ष विज्ञान है, उसके बारे में क्या घटनाएं घटित हुई भैया। तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम की रचना की, पृथ्वी सूर्य सिद्धांत दिया। पहली बार इस जमाने में भारत के किसी व्यक्ति ने कहा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और पूरा ब्रह्मांड जो है उसमें भी सूर्य एक छोटी सी इकाई है। ऐसी सारी बातों की रचना जो है वो यहाँ पर हुई। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ये सब रचनाएं जो है वो गुप्त काल की हैं। गुप्त काल में ये सब हम भारत में खोज कर चुके थे, वो तो अंग्रेजों ने बाद में हमसे चुरा करके उनकी खोज की। टॉलमी ने बोला कि ये हो गया, कोपरनिकस ने ये कह दिया, वो तो इनकी कॉपी मारी है। आगे भवन निर्माण की अगर बात करें हम, तो उस समय बहुत सारे हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ, स्तूपों का निर्माण हुआ, जिससे इस जमाने में बेस्ट से बेस्ट कारीगरी का जो है साक्ष्य या सबूत मिलते हैं।
साहित्य के क्षेत्र में अभी हमने कालिदास की और अलग से अलग 30 प्रकार की अलग अलग रचनाओं के नाम पढ़े, वो सब इसी काल में रची गई। शतरंज के खेल जिसमें 64 खाने होते हैं, 32 मोहरें होती हैं, उस खेल की शुरुआत भी गुप्त काल में हुई। तो ऐसी बहुत सारी कुछ चीजों की रचना गुप्त काल में हुई, इसलिए इसे साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं। और आगे हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या बातें हमें याद रखनी है। देखो, पुलिस विभाग का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो चाट भाट कहलाते थे छोटे अधिकारी, और बड़ा जो अधिकारी होता था उसका नाम होता था दंड पाशिक। ये हमें याद रखना है। हमने एक एमपीपीएससी में क्वेश्चन देखा कि जाति पर एक प्रश्न आया था, कायस्थों की जाति पर। तो कायस्थ नाम की जो जाति है, जो कि मंदसौर और नीमच जिले में पाई जाती है ज्यादातर, ये कायस्थ जाति का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है, और इसकी जाति के रूप में कायस्थों का वर्णन जो ओशनम स्मृति में मिलता है। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ चुकी है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पहली बार किसी सती होने का या सती प्रथा का पहला प्रमाण जो है वो गुप्त काल में भानुगुप्त नाम का जो राजा था उसके समय का है। ये प्रथा उसी समय जन्मी, सती प्रथा के साक्ष्य जो है वो इसी जमाने में पहली बार मिले। सागर का जो एरण अभिलेख है, कौन सा अभिलेख? एरण अभिलेख, याद रखना। एरण अभिलेख जो है, एरण अभिलेख में पहली बार किसी व्यक्ति के, भोजराज नाम का एक व्यक्ति था, जब उसकी मौत हो जाती है तो उसकी जो पत्नी है वो उसके साथ सती हो जाती है। इस बात का वर्णन एरण अभिलेख में है, जो भानुगुप्त या गुप्त साम्राज्य के एक राजा के समय की बात है। और आगे बढ़ते हैं, अजंता एलोरा में जो गुफाएं हैं वहां पर जो चित्र हैं उनकी बात करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में कुल 6 ही जो बची हैं, शेष हैं, जिनमें गुफा की संख्या 16 और 17 गुप्त काल में बनी। और जो 16-17 नंबर की गुफाएं, उनमें बहुत अच्छे अच्छे चित्र हैं, उसे चित्रशाला कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? चित्रशाला। जो गुफा नंबर 17 है, गुफा नंबर 17, उसमें चित्रशाला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसमें बुद्ध के घर छोड़ने का और पूरी डिटेल के साथ चित्र बने हुए हैं, इसलिए इसे चित्रशाला कहा जाता है। जो 16 नंबर की गुफा है उसमें मरणासन्न राजकुमारी का चित्र है, और ये दोनों ही अतुल्य चित्रों का चित्रकारी का उदाहरण प्रस्तुत करती है, इसलिए साहित्य का स्वर्ण काल इस गुप्त काल को कहते हैं। गुप्त काल में निर्मित जो बाघ की गुफाएं जो मध्य प्रदेश में है, आपने सुना होगा बाघ की गुफाएं, धार जिला मध्य प्रदेश में, धार जिले में जो बाघ की गुफाएं हैं जहां पर बहुत अच्छी चित्रकारी का वर्णन मिलता है। खैर अब वर्तमान में वो चित्रकारी मिट चुकी है, धूमिल हो चुकी है, लेकिन फिर भी उस चित्रकारी का आज तक उससे अच्छी चित्रकारी के हमें इतिहास में प्रमाण नहीं मिलते, इसलिए इस चित्रकारी के बल पर इसे स्वर्ण काल कहा गया। गुप्त काल में चांदी के जो सिक्के चले उन्हें रुपया का कहा गया। वर्तमान में हमने रुपया कहा, वर्तमान में जो पैसे उन्हें रुपया कहा जाता है, तो गुप्त काल में ही उसी की शुरुआत होती है रुपये का। याज्ञवल्क्य की स्मृति, नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति और बृहस्पति स्मृति, ये 4 किताबों की रचना, जो 4 स्मृतियां हैं उनकी रचना भी इसी काल में होती है। रट लेना, याज्ञवल्क्य की स्मृति, नारद स्मृति, कात्यायनी स्मृति और बृहस्पति स्मृति, ये 4 स्मृतियों की रचना जो है वो गुप्त काल में होती है। और इन्हीं में महिलाओं के पैसे से संबंधित अधिकारों का वर्णन मिलता है। मतलब गुप्त काल में महिलाओं को पैसे का अधिकार या संपत्ति का अधिकार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, मंदसौर अभिलेख, इस पर एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख मिलता है कि उन्होंने पैसे इकट्ठे करके एक सूर्य मंदिर के निर्माण के लिए चंदा दान किया था। तो ये कहां मिलता है? मंदसौर अभिलेख में जो सूर्य मंदिर के लिए चंदा दान करने वाले रेशम बुनकरों की श्रेणी है उनका उल्लेख मिलता है, और ये प्रश्न एमपीपीएससी पूछ चुकी है। श्रीमद् भागवत गीता की रचना इसी काल में होती है। दशमलव और शून्य का आविष्कार इसी काल में होता है। महरौली स्तंभ लेख, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो ये दर्शाएगा कि गुप्त काल में लोगों को रसायन का ज्ञान था। उन्होंने लोहे और कुछ ऐसे मेटल्स को मिलाकर एक महरौली स्तंभ लेख बनाया, जो आज भी वैसा का वैसा बिना जंग के खड़ा है। तो और सुल्तानगंज में निर्मित जो ताम्र की मूर्तियां हैं उनमें भी आज तक जंग नहीं लगी। ये बताती है कि उस समय के लोगों को धातु का बहुत अच्छा ज्ञान था, रसायन का बहुत अच्छा ज्ञान था। और आगे बढ़ते हैं, इसी पॉइंट में हमें यह भी याद रखना है कि गुप्त काल में जो राजा थे उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, उनकी राजधानी क्या थी, और उस समय कौन कौन से प्रमुख अधिकारी थे।
अगर आप गुप्त काल के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट बातें याद रख लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। अब कल जब मैंने आपको 9 रत्न पढ़ाए थे कि भैया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नाम के राजा के पास 9 रत्न हुआ करते थे, तो हमने एक कोड बनाया था कि गुप्त क्या होता है, धन होता है, और धन जो है वो काला भी हो सकता है और हरा भी हो सकता है ना, छुपा हुआ भी हो सकता है, उस पर शक नहीं करना चाहिए। ऐसा एक कोड था हमारा, उस पर शक नहीं करना चाहिए, उसको लेकर सीधा अमीर बनो और अपनी रुचि के सारे जो है वो इसको मतलब बिना तोले खरीद लो या ले लो, ऐसा हमने पॉइंट बनाया था। इसमें कुछ लोगों ने कहा कि भैया ये जो हरिशेन आपने बताया है, ये हरिशेन जो है वो तो समुद्रगुप्त के जमाने में कवि हुआ करता था, समुद्रगुप्त का राज कवि होता था। तो जिसने भी ये कहा है वो भाई पूरी तरह सही है। समुद्रगुप्त का राज कवि होता था हरिशेन, जिसने प्रयाग प्रशस्ति नाम की किताब लिखी है। लेकिन प्रयाग, ये समुद्रगुप्त जो है उसी की औलाद या उसी की संतान तो चंद्रगुप्त है, तो चंद्रगुप्त जो है वो समुद्रगुप्त का बेटा है, तो उसके दरबार में भी हरिसेन था। हाँ, कुछ लोगों ने कहा कि भैया हरिसेन के स्थान पर घटकप्पर नाम के व्यक्ति को 9 रत्न में शामिल किया गया है। क्या ये बात सही है? हाँ भाई, जो घटकप्पर है वो भी सही है और हरिसेन भी सही है। देखो समझना इस बात को, शुरुआत में जो 9 रत्न बने उनमें हरिसेन शामिल था, लेकिन हरिसेन क्योंकि बहुत बूढ़ा हो चुका था इसलिए उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब 9 रत्नों में से एक रत्न की मृत्यु हो गई तो उसमें नया रत्न शामिल करेंगे और वो नया रत्न जो है वो घटकप्पर रहेगा। घटकप्पर या घटकप्पर नाम इसका मिलता है। घटकप्पर क्या था? एक कवि था, ये याद रखना। और इसने इस दुनिया को चैलेंज किया था कि जिस दिन मुझे कोई यमक और रूपक अलंकार में हरा देगा उस दिन मैं फूटे घड़े में पानी पीऊंगा या फूटे घड़े से उसके घर का पानी भरूंगा, ऐसा उसने चैलेंज दिया था। इसलिए इसका नाम घटकप्पर पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? घटकप्पर। तो घटकप्पर भी सही है और हरिसेन भी सही है। पहले हरिसेन वहां 9 रत्नों में शामिल था, लेकिन हरिसेन की मृत्यु हो जाने पर उसके स्थान पर कौन आ जाता है? घटकप्पर आ जाता है। कंफ्यूज मत होना इस बात में। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। जैसे हम पढ़ते हैं कि भैया हमारा जो संविधान का प्रारूप बनाया था, संविधान का प्रारूप बनाने वाली जो समिति थी उसमें 7 सदस्य थे। तो जो 7 सदस्य थे उसमें अंबेडकर, आयंगर, अय्यर, मुंशी सादुल्ला खेतान नाम के व्यक्ति थे। तो ये जो खेतान है इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी जगह पे बीपी मित्र नाम के व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है। तो कहीं कहीं पे खेतान में उन 7 लोगों का नाम मिलेगा और कहीं कहीं पर बीपी मित्र मिलेगा। तो वैसा ही मैंने आपको पढ़ा है कि भैया हरिसेन जो है वो हमारे 9 रत्नों में शामिल था। किसी किताब में अगर घटकप्पर का नाम भी अगर लिखा हुआ है तो आप इसे 9 रत्नों में शामिल मानिएगा। अब बात यहां है कि अगर कंफ्यूजन हो जाए, प्रश्न ऐसा आ जाए कि 9 रत्नों में हरिसेन भी हो और घटकप्पर भी हो, तो हम किससे आंसर करेंगे? तो फिर आप लोग आंसर करेंगे घटकप्पर को। ये ज्यादा समय तक रहा, ज्यादा समय तक उसके दरबार में रहा और ज्यादा समय तक 9 रत्न रहा, इसलिए आंसर घटकप्पर जरूर करना। हरिसेन भले निग्लेजिबल मान लेना, तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। उम्मीद है आप सब लोगों को बहुत सारी बातें समझ आती होगी, लेकिन कमेंट करने में हमें आलस आ जाता है। कोई बात नहीं, जिस दिन मुझे आलस आ गया उस दिन आपको समस्याएं पैदा हो जाएंगी। आप सभी को विशेष रूप से धन्यवाद इस क्लास को अटेंड करने के लिए। भाई अगर समझ आता है तो कमेंट कर लिया करो, शेयर कर लिया करो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।